हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाले ज्ञान की गंगा में। तो हम जो हमारा लक्ष्य बैच जो है लक्ष्य बैच 2026, जिसमें हम जो हमारा 70% वेटेज है सिलेबस का, किसके लिए, HSSC के जो भी C&D ग्रुप के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए। तो इसमें आपने देखा होगा कि स्पेसिफिकली जो है आपके दो एग्ज़ाम के लिए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए और जेल वार्डर, ये दो वैकेंसी के लिए पर्टिकुलर सिलेबस दिया है। उसके अंदर ये सारे टॉपिक आपके ऐड हैं। ऑलरेडी कैग हम पढ़ चुके हैं। कैग के साथ साथ हमने फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, प्रिएम्बल, प्रस्तावना जो हम पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ हम पढ़ चुके हैं दोस्तों अभी तक इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, और आपका एक जो इंश्योरेंस एजेंट कैसे बनता है, इसका एक पूरा जो है डिटेल वीडियो जो है हम बना चुके हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे हरियाणा इकोनॉमी, हरियाणा की अर्थव्यवस्था। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं, माई सेल्फ मुकेश शिमार एंड आई एम ए वेटरन और एक्स सर्विसमैन। जिनका एक्सपीरियंस जो है 15 ईयर ऑफ सर्विस जो है एक्सपीरियंस है सर्विस के अंदर। वहाँ जो है हम वेरियस अपने इंसाइट्स जो है वहाँ से आपके लिए हमारे इन टॉपिक्स के अंदर लेके आए हैं। सो दोस्तों, पहला है हरियाणा इकोनॉमी। तो हरियाणा पहले तो हमारे देश की इकोनॉमी होती है, फिर स्टेट वाइज जो है हमारे हरियाणा की इकोनॉमी। तो इसमें स्पेसिफिकली हम स्टेट की जो है हमारी इकोनॉमी को जानेंगे। तो होती क्या है इकोनॉमी? एन इकोनॉमी इज़ द सिस्टम थ्रू विच अ स्टेट और अ कंट्री प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट्स एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर से जितने भी हमारे प्रोड्यूस हैं, ये आपके सब चीज़ें किस में आती हैं? इकोनॉमी को के जो है 3 मेन पिलर्स हैं। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये जो है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताती है इकोनॉमी। अभी जो हम जो है, वैसे तो हम 4th जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी बने हुए हैं, लेकिन एक इंडेक्स में भी आया था हम 6th प्लेस पे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में। ठीक है, उसमें कुछ पैरामीटर चेंज हुए हैं, इस वजह से जो हम 6th पे आ रहे हैं। नाउ इसमें आप देखेंगे आपके लिए जो जब आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है तो आपका जो है रोज़गार बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, और डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, और लोगों का क्या होता है, विकास होता है। तो ये होती है इकोनॉमी की डेफिनेशन दोस्तों। हिंदी स्टूडेंट के लिए मैंने जो है, वैसे तो मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, बट फिर भी स्पेसिफिकली अगर चाहिए तो मैंने हर जो सेंटेंस का हिंदी का जो है आपके लिए सेंटेंस ऐड किए हुए हैं। हरियाणा इकोनॉमी। तो पहले तो हरियाणा का जो गठन है, हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, पंजाब से अलग हुआ था ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे बेस पे आधार पे जो है ये दो स्टेट अलग हुए थे। इट इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट। तो हरियाणा जो है, हरियाणा, पंजाब, ये सब जो क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है स्टेट्स हैं। नाउ हरियाणा को जो है फूड बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो फूड बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जो है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो है हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है। वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट इन इंडिया। अभी जो है जो पर कैपिटा एक इनकम होती है, नागरिक प्रति व्यक्ति आय जो है, वो स्टेट में इंडिया के एक स्टेट में जो हरियाणा, वहाँ जो है सबसे हाई है अभी
स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, गुड़गांव में देख लिया आपने, जैसे यहाँ पे आपका आईटी हब है, और मानेसर में आपका ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का है। तो इस तरीके से देन फरीदाबाद, पानीपत, यहाँ जो आप टेक्सटाइल का ज़्यादा बिजनेस देखेंगे, सोनीपत, मानेसर, ये सारे जो है आपके रीजन्स हैं। नाउ एक्सीलेंट रोड कनेक्टिविटी है किस किस के में, जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एनसीआर से नेशनल कैपिटल रीजन, जो दिल्ली से जितने भी रीजन लगते हैं उन सब की जो है काफ़ी फास्ट जो है रोड से जो है कनेक्टिविटी है। अब आप सोचेंगे कि रोड से क्या होता है, तो रोड अगर अच्छे होंगे आपके तभी आपका जो है यातायात जो है ट्रांसपोर्टेशन आपका फास्ट होगा। ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगा तो जो चीज़ों की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो आप जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में इसको आप कर सकते हैं। नाउ नेचर ऑफ हरियाणा इकोनॉमी। तो हरियाणा की इकोनॉमी कैसी है दोस्तों, तो हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है हरियाणा की। कैसे, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, सर्विसेज हैं, ऑल कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, जो जिनका तीनों इंडस्ट्रीज़ का जो है क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। नाउ अभी हम जा आते हैं कृषि बेस्ड पे। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जल्दी से, तीव्र गति से। सर्विस सेक्टर ग्रोथ है, सर्विस सेक्टर ग्रोथ सबसे ज़्यादा हमारा आईटी सेक्टर आता है। नाउ हाई, उच्च प्रति व्यक्ति आय है, हाई पर कैपिटा इनकम है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, ना कि इंपोर्ट। तो जितना भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, मैन्युफैक्चर का हमारा जो मेन एम है वो एक्सपोर्ट करना है। तो हम किसी चीज़ का अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे स्टेट में क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसे का इनफ्लो होगा, पैसा जो है स्टेट के अंदर आएगा। और जब पैसा आपके स्टेट के अंदर आएगा तो आपने देखा कि आपका क्या होगा, एजुकेशन अच्छी मिलेगी, ठीक है, आपकी जो है हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, ठीक है, रोज़गार मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट, और तमाम वो चीज़ें जिससे आपको क्या है, प्रॉस्पेरिटी आएगी, डेवलपमेंट होगी वहाँ। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। नाउ पार्ट सी इज़ हरियाणा की जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमी क्या है। तो पहला तो एग्रीकल्चर बेस हमने देख लिया। दूसरा जो एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ हरियाणाज रूरल इकोनॉमी। तो जो खेती है, कृषि है, जो हमारे हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ जो आप देखेंगे गेहूँ, धान, चावल जो भी बोलिए आप, मस्टर्ड, सरसों, कॉटन, कपास और बाजरा जो है इसके मेजर क्रॉप्स हैं। तो ये आए कब से, आपने देखा होगा, एक नाम सुना होगा, हरित क्रांति। जब से हरित क्रांति आई तो हरियाणा को जो है इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला, ड्यू टू किससे, सिंचाई की वजह से। इसमें क्या है, सिंचाई की जो है व्यवस्था लाई गई, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उच्चतम क्वालिटी के जो है बीज की जो है, जिससे हमें जो है ज़्यादा क्वालिटी में मात्रा में क्या मिल सके, प्रोडक्शन मिल सके, और फर्टिलाइजर्स, उर्वरक जो है वो यूज़ किए गए। हाई पर कैपिटा इनकम में जो है आपने देखा कि हमारी जो टॉप की इंडियन स्टेट है उसमें हमारी जो है इनकम काफ़ी अच्छी है। नाउ मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स, इंडस्ट्रीज़ हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें आपको बताया मैंने, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग। सर्विस सेक्टर में आप देखेंगे आईटी, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली। बहुत ही एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेशनल हाईवेज़ हैं, एक्सप्रेसवे है, मेट्रो कनेक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, ड्राई पोर्ट्स हैं। ड्राई पोर्ट्स का मतलब दोस्तों, यहाँ जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन के अंदर जो है, गुड्स ट्रेन के अंदर, मालगाड़ियों के अंदर जो है बड़े बड़े कैरेज के साथ वो आते हैं,
आपके कंटेनर आते हैं, तो आपने देखा होगा कंटेनर जो है वो कोई कोई स्टेशन के पास जो है काफ़ी हब में रखे रहते हैं, तो उस तरीके के पोर्ट को इन्होंने ड्राई पोर्ट बोला है। नाउ स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, लोकेशन तो स्ट्रेटेजिक है ही क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है हम, तो हमारा दिल्ली के नज़दीक होने से जो है व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा मिला है। नाउ प्रॉब्लम्स क्या है हरियाणा इकोनॉमी में, तो प्रॉब्लम्स जो है रीजनल इम्बैलेंस है, क्योंकि डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जो है गुड़गांव वो अलग थलग हो जाता है फ्रॉम डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से दूसरे जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर आप कंपैरिजन करो, जैसे अगर आप चलिए आप भिवानी से अगर कंपैरिजन करेंगे गुड़गांव का, तो इट्स जस्ट लाइक दिन और रात का फ़र्क जैसा हो जाएगा आपको। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से फ़र्क पड़ता है। अब ये मत भूलिएगा कि भिवानी भी एनसीआर में है, बट डेवलपमेंट के मामले में आप देखेंगे तो गुड़गांव काफ़ी जो है, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत ये काफ़ी जो है दिल्ली के पास है, नज़दीक है, और इनकी जो कनेक्टिविटी भी पास है, अच्छी है, और इनके जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ है। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर ले तो बेरोज़गारी तो है ही, स्पेशली अमंग एजुकेटेड यूथ। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कट ऑफ जब भी देखते हैं आप एग्ज़ाम्स के अंदर, तो हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ रहती है, क्योंकि जो है काफ़ी साक्षर युवक हैं वो बेरोज़गार हैं, तो वो कंटिन्यूस जो है अपनी तैयारी में लगे हैं। डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर जो है आपका, जो हैंडपम्प से जो हम पानी लेते हैं या फिर कुओं के थ्रू जो है पानी निकालते हैं सिंचाई के लिए या पीने के लिए, जैसे भी चीज़ों के लिए, तो वो जो लेवल है वो वाटर लेवल क्या हो गया है, नीचे गिर गया है। ओवर यूज़ ऑफ ट्यूबवेल्स हैज़ लोवर्ड ग्राउंड वाटर लेवल्स। जो इरिगेशन कर रहे हैं सिंचाई में, जो खेतों में अत्यधिक भूजल दोहन से जल स्तर में गिरावट आ रही है। एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन पॉपुलेशन इफेक्ट्स हेल्थ। स्टबल बर्निंग, जो पराली जलाते हैं उससे उससे हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है। पानी की कमी हो रही है। रूरल और अर्बन इनइक्वालिटी है, शहरी और जो गांव का जो ग्रामीण और शहरों के बीच में जो आय और सुविधाओं की जो है समानताएं हैं। जेंडर इनइक्वालिटी है हरियाणा में, वो पूरे इंडिया में आप देखेंगे तो लिंगानुपात में जो है काफ़ी जो कमी है यहाँ। एग्रीकल्चर डिपेंडेंस है, तो यहाँ जो हैविली ऑन मानसून एंड क्रॉप प्राइसेस के ऊपर जो है हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। नाउ क्लाइमेट चेंज जो है ये भी एक बड़ा कारण है, जिससे इरेगुलर रेनफॉल होता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को ख़राब कर देता है। तो ये था आपका चैप्टर 1। नाउ चैप्टर 2 में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किसी भी देश की जो है या किसी भी राज्य की जो है आर्थिक विकास की अवधारणा जो है कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये होता क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द इकोनॉमिक वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इम्प्रूव ओवर टाइम। तो एक समय के बाद जब भी जो है एक देश जब प्रगति करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, इकोनॉमिक जो स्थिति जो उनकी अच्छी होती है। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली, ये खाली इंक्लूड नहीं करता है किसको, एन इंक्रीज इन इनकम। ऐसा नहीं है कि आपकी ओनली इनकम बढ़ गई तो आप सोचो कि आप डेवलप है, नो, बट आल्सो इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन। आपकी एजुकेशन बढ़नी चाहिए, आपकी हेल्थ में सुधार होना चाहिए, मतलब आपको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के अवसर मिलने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी, आपको जो नई टेक्नोलॉजी है उससे आप रूबरू हो, एंड लिविंग स्टैंडर्ड जो आपका हाई होना चाहिए। तो इन सब मामलों से, जो पैमानों से हम पता करते हैं कि जो हमारा आर्थिक विकास है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हिंदी वाले छात्रों के लिए जो है ये वैसे हिंदी में बता दिया, बट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नाउ इकोनॉमिक जो इनके कुछ टूल्स होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मेजर करें हम, तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड बाय जीडीपी या जीएसडीपी। अगर किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो हम हमारे देश की क्या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को जो है कैलकुलेट करते हैं, और स्टेट के लिए करना है तो सकल घरेलू जो उत्पाद है वो स्टेट घरेलू उत्पाद, ओनली स्टेट की बात हो रही है तो जीएस आ गया है। नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ इम्प्रूव होती है। ना ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
क्या ऑब्जेक्टिव है, एम क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से? इससे आपका इंक्रीज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, गरीबी दूर होती है, रोज़गार अवसर प्रोड्यूस होते हैं, एजुकेशन अच्छी होती है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारी अच्छी होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमें इससे मिलती हैं। नाउ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, इम्बैलेंस जो है वो रिमूव होते हैं, रीजनल जो बताया था, अर्बन और रूरल एरिया के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो भी इससे क्या होते हैं, कम होते हैं। नाउ प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास की जो हमारी जो पहल है उसके अंदर भी जो है क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करते हैं। हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो इंक्रीज होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हमारा इम्प्रूव होता है। नाउ अभी जो हम बात कर लेते हैं जीएसडीपी में, जो इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर में आपने देखा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, या जो भी हमारा जीएस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए स्टेट। एक स्टेट की बाउंड्री के अंदर जितना भी क्या है, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, सर्विसेज दी गई, और कितना जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ, उन सबको जो है आप क्या बोल सकते हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो टोटल वैल्यू इनका आप करेंगे तो इसको आप क्या बोलेंगे, सकल स्टेट जो है राज्य घरेलू उत्पाद। नाउ इकोनॉमिक आउटपुट एंड इनकम मेजर्स, जीडीपी आपने देख ही लिया, टोटल वर्थ ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बॉर्डर। एक कंट्री के अंदर अंदर जितना प्रोड्यूस होता है, जो भी सर्विस या आप जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड्स या सर्विसेज देते हैं, उससे जितनी भी अर्निंग होती है, दैट विल बी द जीडीपी। नाउ काउंट प्रोडक्शन बाय बोथ लोकल एंड फॉरेन कंपनीज इनसाइड दैट एरिया। तो ये जो है दोनों लोकल और फॉरेन कंपनीज को भी जो है इसमें काउंट कर सकते हैं। नाउ जीएनपी है दोस्तों, एक जीएनपी क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अभी तक हम जीडीपी में क्या कर रहे थे कि जितना भी हमारा बाउंड्री के अंदर है, बट हमारे काफ़ी लोग जो है फॉरेन्स में जाके जो है काम करते हैं और वहाँ से पैसा कमा के इंडिया में बेचते हैं। तो उस चीज़ को जो है आप हमारी इकोनॉमी में हम दिखाने के लिए जीएनपी लेते हैं। नाउ बाय कंट्री परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन्स वेदर दे आर इनसाइड द कंट्री और अब्रॉड। तो जो बाहर से पैसा भेज रहे हैं उसको भी हम हमारे उसमें काउंट कर लेंगे, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो हमारा हो जाता है वो। नाउ ग्रॉस नेशनल इनकम, टोटल मनी अर्न बाय नेशंस पीपल एंड बिजनेसेस कंबाइनिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन विद नेट इनकम फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो जितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं उसको भी अगर हम ऐड कर लें, और जितना भी हमने अर्न किया बिजनेस से या फिर हमारे देश के लोगों ने जिस भी जो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विसेज से, वो सब इसमें काउंट हो जाएगा। मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या बोलती है, ट्रीट जीएनआई एज एसेंशियली द सेम मेजरमेंट एज जीएनपी। तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जीएनआई जो है एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी जो है अब्रॉड की बात की कि अब्रॉड में जो पैसा कमा रहे हैं वो भी इसमें होंगे और इसमें भी होंगे। बट इसमें जो आप देखेंगे आपका जो फॉरेन से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जीएनआई में, इसको भी इन्होंने इसमें ऐड किया है। ना सोशल डेवलपमेंट मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट मेजर्स में कि समाज में हमारे कैसे डेवलपमेंट को मेजर करें। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है ये, अ कंपोजिट मेट्रिक क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी जो है इसको प्रमोट करता है। टू शो द लॉस इन ह्यूमन डेवलपमेंट कॉज्ड बाय जेंडर बायस एंड गैप्स। तो ये जेंडर बायस है या उसके बीच में क्या गैप्स हैं, बेसिकली जो जनसंख्या का घनत्व है वो 1000 पर मैन कितने वोमेन है, वो जो चीज़ें काउंट करते हैं वो वाला गैप कितना है, एज वेल एज जो इनके अपॉर्चुनिटी के जो हैं कितने उनको जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कि जैसे हमारा जो है, अगर इंडिया में आप देखेंगे तो ज़्यादातर हमारा जो
पुरुष प्रधान देश माना जाता है इंडिया। तो यहाँ हमारे यहाँ जो है आदमी ज़्यादा काम करने वाले संख्या में मिलते हैं रादर देन वुमेन। बट ये भी एक फैक्टर रहता है कि आपका जो है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इसको काउंट किया जाता है। उसके अंदर जो है 3 कोर एरियाज़ हैं, देख लीजिए आप। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड पॉलिटिकल सीट्स एंड लेबर मार्केट, ये सब जो है आपके एरियाज़ हैं जिस पे ये लोग काम करते हैं, उनको मेज़र करते हैं, देन एक इंडेक्स पे आपको रिपोर्ट देते हैं। पार्टिसिपेशन स्कोर्ड फ्रॉम 0, परफेक्ट इक्वालिटी को 0 मिलता है, टू 1, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी 1। तो 0 to 1 के बीच में जो है ये स्केलिंग करते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री में कितना इनइक्वालिटी है या इक्वालिटी है। नाउ एक आता है दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो देखता है हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, ये 3 पिलर हैं। इसमें आप देखेंगे कि इंडिया का रैंक जो है 130वां है इस बार 2026 में, जो 2025 का रैंक दिया गया है, तो ये 130वां है 193 कंट्रीज़ के बीच में। ना वैल्यू ऑफ 0.685, ये जो है इतनी वैल्यू हमें इंडिया को मिली है। प्लेसिंग इन इट्स मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू दी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने जो है ये स्टेटमेंट जो कैटेगरी में रखा है इसको मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसके की मैट्रिक्स होते हैं, इंडिया जो है एचडीआई स्कोर में उनको प्रीवियसली उससे मेजर किया जाता है कि उनमें कितना इम्प्रूव किया है। नाउ दिस हैज़ बीन इम्प्रूव, एचडीआई ने एडजस्ट किया इसको, और इंडिया का ये वाला है। बांग्लादेश का अगर आप देखेंगे तो 0.475 जो है इनइक्वालिटी है। तो यहाँ आप इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं है, जिसका कम इंडेक्स है 0 to 1 के बीच में, जिसका मार्क्स कम है उनके अंदर इनइक्वालिटी जो है कम है और इक्वालिटी ज़्यादा है। नाउ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 102 आउट ऑफ 162 डायमेंशन ब्रेकडाउन हेल्थ जो है हमें जीआईआई में 102वां जो है रैंक मिला है दोस्तों। नाउ इसके अंदर आप देखेंगे मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय एट बर्थ, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, जन्म दर कितनी है, उसके बेस पे जो है ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है उसको ऐड किया जाता है। एजुकेशन है उसको भी ऐड किया जाता है बाय मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई एज पर $PPP। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ये भी हिंदी में है, जिन भी कैंडिडेट को हिंदी में चाहिए वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। सेशन थोड़ा लंबा रहने वाला दोस्तों, क्योंकि 10 चैप्टर हैं इसमें, अभी हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं इसमें। ना इसमें जो है आपको सारी चीज़ें वही मिलेंगी, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, राजनीतिक कारक हो सकते हैं किसी भी इकोनॉमी को सुधारने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो आपको कैसे मिलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें जो है प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड। सतत विकास का वह विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता का समझौता ना करे। जैसे मान लो पेट्रोलियम का जो आगे एग्जाम्पल ले लें, तो हमें आज की डेट में पेट्रोलियम को बचाना चाहिए, उसका यूज़ जो है कम करना चाहिए, बट डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है। अगर आज हम इस पेट्रोलियम को, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, फिक्स है, अगर ये इसी तरीके से यूज़ होता रहा तो अगले 50 से 60 साल में जो फ्यूल है ये ख़त्म हो जाएगा। देन अल्टरनेट, इसलिए हम जो है सोलर, विंड, जो भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, बैटरीज, ईवी के ऊपर। नो पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है, हमारे यहाँ जो हाई पर कैपिटा इनकम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अच्छे रोड हैं, अच्छा जो हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है, और एनसीआर की हमें जो है एडवांटेज मिलती है हरियाणा को, जिससे वो जो है अपना विकास कर पा रहे हैं। और ग्रोथ ऑफ
आईटी सेक्टर में भी हमें जो है ग्रोथ देखने को मिली है। अब हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं? तो हमारे पास जो चैलेंजेस हैं, जो हमारे पास चुनौतियाँ हैं, वो है डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो, ग्राउंड वाटर का जो है कम होना, रीजन इम्बैलेंस, जो शहरी और ग्रामीण जो जीवन में है, जो फैसिलिटीज़ का, तो वो वहाँ जो है आपको अभाव मिलेगा, एक बैलेंस नहीं मिलेगा, इम्बैलेंस मिलेगा। प्रदूषण का, पराली से जो प्रदूषण हो रहा है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी जो है वहाँ का, हमारे यहाँ का काफ़ी बड़ा एक जो है चैलेंज बना हुआ है। नव गठन के बाद जब अगर आप देखेंगे तो इनकम, पॉपुलेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो, तो 1 नवंबर 1966 को जो है अलग होने के बाद, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो 1966 के बाद जो है हरियाणा की जो इकोनॉमी है वो ट्रांसफॉर्मेशन में चली गई है। कैसे ट्रांसफॉर्म हुई वो? हमने की ग्रोथ किस में? एग्रीकल्चर में, ग्रीन रेवोल्यूशन से। इरिगेशन, जो सिंचाई की व्यवस्थाएं जो है नहरों के थ्रू, और ग्राउंड वाटर से, भूमिगत जो पानी है उससे ट्यूबवेल वगैरह लगा के जो है हमने सिंचाई के स्रोतों को बढ़ाया है। उसके बाद आप इंडस्ट्रियल हब देखेंगे, लाइक गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, मानेसर और सोनीपत को। आईटी में ग्रोथ हुई है, एंड सर्विसेज सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ है, रोडों की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड अच्छे बनाए हुए हैं। राइज इन अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हुआ, और प्राइवेट जो है इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे आया है, प्राइवेट इन्वेस्टर भी आके वहाँ जो है कंपनियाँ लगा रहे हैं। जब भी कोई कंपनी आती है तो वहाँ जो है उसको क्या मिलता है? लोगों को रोज़गार मिलता है, वहाँ जो डेवलपमेंट होती है। कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, उसको भी हम सही तरीके से अगर कम करना चाहें, मिटिगेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद की जो डेफिनेशन है उसमें स्टेट इनकम देखेंगे तो इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि मेजर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, हेल्प इन पॉलिसी प्लानिंग, इंडिकेट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, यूज्ड फॉर बजट प्लानिंग। ट्रेंड्स क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस इंक्रीज आफ्टर 1996। तो इन सभी सेक्टर में हमने जो क्या किया है, कंटिन्यूस जो अपने आप को इम्प्रूव किया है, इंक्रीज़ किया है। ग्रोथ सपोर्टेड बाय एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विसेज, तो तीनों ही जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें आप देखेंगे कि हमने जो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ नेक्स्ट जो हम बढ़ते हैं, और भी कुछ अगर हमारे पास चैलेंजेस देखेंगे आप, तो चैलेंजेस में मिलेगा कि आपको जो है पीएचसी जो है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है गांव में, वो थोड़े से आपको जो है अच्छे फैसिलिटीज़ में नहीं मिलेंगे। कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर हैं, इसमें भी कमी है। आयुष्मान भारत स्कीम लेके आए गए हैं जिससे जो है सभी लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल फैमिलीज़, उनको 5 लाख रुपए तक का जो है इलाज जो है मुफ्त देने की जो है योजना है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें आप पोलियो, पल्स पोलियो देखते हैं, या फिर और जो भी हमारी बीमारियां हैं उनके लिए जो है वैक्सीनेशन जो है टाइम टू टाइम किया जाता है। माता और बच्चे का जो हेल्थ प्रोग्राम उनके लिए, जैसे आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी सुविधा दी गई है, या फिर जैसे ही अगर माँ जो है बच्चे को जन्म देती है तो उसमें अलग अलग स्कीमें हैं। अगर लड़की होती तो 6,000 रुपये मिलते हैं, ताकि जो है जो माँ है उसको जो अच्छे से जो है खाना मिल सके, और वो अपने बच्चे को जो है एक हेल्दी न्यूट्रिशन दे सके। चैलेंजेस क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है बढ़ती जा रही हैं, रूरल हेल्थ केयर गैप्स हैं, पोल्यूशन रिलेटेड इलनेस है। तो ये सारे रीजन जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। नाउ न्यूट्रिशन की बात करें तो पोषण जो है, पोषक तत्व जो है बॉडी को जो है ज़रूरी है।
उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें चलाई हैं, पोषण अभियान, मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आंगनवाड़ी सर्विसेज। तो ये 4 जो है स्कीमें चल रही हैं एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में। नाउ प्रॉब्लम क्या है, माल न्यूट्रिशन इन सम रूरल एंड वल्नरेबल ग्रुप्स। कुछ ग्रुप्स के अंदर अभी भी जो है, जो ग्रामीण उसमें जाएंगे तो वहाँ जो है बहुत सारे जो ग्रुप हैं अभी भी इसमें क्या है, इन स्कीमों से जो है अछूते हैं, उनको तक ये स्कीम नहीं पहुँच पाई है। इससे क्या हो रहा है, बच्चों में और माताओं में क्या हो रहा है, जो औरतें हैं उनमें एनीमिया जो है उनके बीच में पनप रहा है, अभी भी उनके अंदर जो है एनीमी की बीमारी है। नाउ सेक्स रेशियो को अगर डिफाइन करें तो 1000 पुरुषों के ऊपर कितने जो है, 1000 जो मैन हैं उनके कंपैरिजन करें वुमेन से, टोटल वो जो पॉपुलेशन ने, तो कितनी जो है यहाँ जो है औरतों की संख्या है। तो इस रेशो को जो है क्या बोलेंगे आप, सेक्स रेशो बोलेंगे, लिंग अनुपात बोलेंगे, जो कि हमारे यहाँ जो है काफ़ी समय से ये घटता गया है। अभी कुछ हद तक इसमें इम्प्रूव हुआ है, बट फिर भी ये जो है अभी भी कम है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, यहाँ जो है बच्चे को प्रेफरेंस में, बेटों को जो है प्रेफरेंस दिया जाता है, फीमेल फोर्टिसाइड को जो है इलीगली जो है गर्भ में ही जो है गर्भपात करवा दिया जाता है। सोशल कस्टम्स हैं, सामाजिक जो धारणाएं हैं वो भी इसका एक रीज़न है। मेजर्स टेकन, इनके लिए क्या क्या मेजर्स जो है गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन लेके आए हैं। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी PCPNDT एक्ट, जिसके अंदर जो है आपके जो भी बच्चे हैं उसमें जो लिंग को जो पहले से पता करके जो बच्चे को अबॉर्ट करते हैं उस पर स्ट्रिक्टली रूल्स लेके आए गए हैं। गर्ल चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स लेके आए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो है स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना, जो सुकन्या समृद्धि योजना भी जो है आपकी एक योजना है जो इसके अंदर आई है, और अवेयरनेस कैंपेन जो है, जागरूकता के कैंपेन भी इसमें चलाए गए हैं। नाउ इसमें अचीवमेंट क्या क्या है, अचीवमेंट सेम है, हाई कैपिटा इनकम है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस है, मॉडर्न एग्रीकल्चर है, अच्छी रोड कनेक्टिविटी और NCR की एडवांटेज है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। और प्रमुख चुनौतियां हमने देख ही ली कि सेक्स रेशो कम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा जो है इरिगेशन वाटर जो है वो कम हो रहा है, लेवल ऑफ वाटर। नाउ अर्बन और शहरी जो उनके अंदर जो असमानताएं हैं वो है, प्रदूषण है, बेरोजगारी है, घटता लिंग अनुपात और जलवायु परिवर्तन है। नाउ चैप्टर नंबर 4 आ गया दोस्तों, हरियाणा एग्रीकल्चर। इसमें हम पढ़ेंगे नेचर, क्रॉपिंग पैटर्न, रोल इन हरियाणा इकोनॉमी एंड मेजर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड क्रॉप इंश्योरेंस। आप लोग मैच कर लेना, जितना भी जो सिलेबस दिया है नोटिफिकेशन में उसमें कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ी, हर एक टॉपिक को जो इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। नाउ हरियाणा का जो स्वरूप है, एग्रीकल्चर इज़ द क्या है, बैकबोन ऑफ हरियाणा रूरल इकोनॉमी। Since the Green Revolution, Haryana has become the one of India's leading agriculture state. The state is known for high productivity of wheat and rice and contributes significantly to the central pool of food grains. तो ये जो है सेंटर की जो जितनी भी योजना है उनको भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है और उनको आगे बढ़ा के ले जा रहा है। नाउ नेचर कैसा है, हमारी जो इकोनॉमी है, नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा इज़ प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज़। तो मैक्सिमम जनता जो आपको क्या मिलेगी, लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में मिलेंगे, और उनकी जो मेन जो सोर्स ऑफ आय है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। नाउ हरियाणा की जो एलुवियल सॉइल है, ठीक है, उस सॉइल में जो है क्या गुण है, फर्टिलिटी जो है उसमें काफ़ी अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप की गई हैं, किसके द्वारा, नहरों के द्वारा, और ट्यूबवेल जैसी सुविधाएं जो है प्रोवाइड करके आपको जो है ये सब चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। हाई यील्डिंग जो है
अधिक मात्रा में जो आपको प्रोड्यूस देते हैं, मात्रा में आपका जो प्रोडक्शन होता है, वैसे उन्नत बीज की जो है क्वालिटी बढ़ाई गई है। इसके ऊपर काम कर रही है जो हिसार में हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो इसके ऊपर R&D कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों पे। और जो भी चीज़ें होती हैं सबसे पहले आपको हमारे स्टेट में ये देखने को मिलती है कि वो उसके रिसर्च से जो आउटकम आता है उसका बेनिफिट हमें कैसे मिल सकता है। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक आ गई हैं जो कि काफ़ी यूज़ हो रही है, जिसमें आप देखेंगे कि अभी मैकेनाइजेशन काफ़ी चीज़ यूज़ें हो रही हैं, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, जो फसल है उनकी कटाई के लिए जो जैसे हैरो कंबाइन आपकी अनाज को जो गेहूं को निकालने की मशीन है, वैसे ही दूसरी मशीनें भी हैं। दूसरी जो फसलें हैं उनको जल्दी से निकाल के एंड उनको स्टोरेज करना, स्टोरेज करके या फिर उनको जो है मंडियों में पहुंचाना। तो ये सब चीज़ें फैसिलिटी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये सब हो पा रहा है। नो एग्रीकल्चर इज़ मार्केट ओरिएंटेड एंड कमर्शियल। आज आप देखेंगे कि फूड की स्कार्सिटी, फूड की कमी पूरे वर्ल्ड में है, तो एग्रीकल्चर जो है मार्केट ओरिएंटेड हो गया है, उसका जो है कमर्शलाइजेशन हो गया है। बेसिकली लोग जो है अब वैसे फसलें जो है ज़्यादा लगाते हैं जो नकदी फसलें हैं, नकदी फसलों के ऊपर जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हीं फसलों को वो बोते हैं। अब क्रॉपिंग पैटर्न को आप देखेंगे तो पैटर्न तो सिंपल है, 3 फसलें होती हैं आपकी। एक आपकी है रबी, पहले आएगी खरीफ की फसल, फिर जायद और फिर रबी की फसल। तो ये आपकी जो है गर्मी वाली फसलें हैं, ये मॉनसून वाली हैं, बारिश वाली, या जो गर्मी के समय जो आपका गर्मी मॉनसून से पहले बोल लीजिए, जो तरबूज, काकड़ी, ये सब जो इस तरीके का जो प्रोड्यूस होता है, खीरा, तरबूज, ककड़ी। और रबी में आप देखेंगे कि आपकी जो गेहूं है, सरसों है, ये वाली फसलें। और इसमें आपको मिल जाएगा बाजरा, कपास। तो इस तरीके की फसलें जो है हम बोते हैं हमारे यहाँ। तो कपास जो है एक आपकी, ये सारी फसलें कैसी हैं आज के टाइम, सब जो है इकोनॉमिकल जो कमर्शियल जैसी प्रोड्यूस हैं ये। तो अरेंजमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉप का जो है रीजन में अलग अलग सीजन पे अलग अलग होता है, जो कि हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट मेजर क्रॉप पे हमने बात कर ली है। रबी की फसलें जो है आपकी गेहूँ, मस्टर्ड, ग्राम, बार्ले। खरीफ की राइस, बाजरा, कॉटन, मेज़, ज्वार। और जायद में वेजिटेबल, फोडर्स, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सारी चीज़ें जो है आपकी इसमें देखने को मिलती हैं। ना रोल क्या है एग्रीकल्चर का हरियाणा इकोनॉमी में? तो भाई रोल तो सीधा सीधा है, जहाँ आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वहाँ उससे क्या होगी, इनकम होगी। प्रोवाइड इससे क्या हो रहा है, पहले तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार मिल रहा है बड़ी सी पॉपुलेशन को। फिर हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं कि सर जो सरप्लस फूड का हम जो है प्रोड्यूस कर सकें, बाकी देश के दूसरे भाग में भी जो है उसको एक्सपोर्ट कर सकें। नाउ सप्लाई जो है रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। आजकल एग्री बेस्ड जो है इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं, जो फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस करती हैं और फिर उसको प्रोसेसिंग करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री के थ्रू जो है पैकेजिंग में हम देश विदेश को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हमारा जो बासमती राइस है वो हम कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, वो फ़ॉरेन में जाता है। आप देखेंगे सऊदी में, सऊदी में जो है हमारा जो बासमती राइस है वो वहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है। नाउ कंट्रीब्यूट टू स्टेट इनकम। तो ये इस तरीके से आप जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो क्या कर रही हैं, आपकी स्टेट इनकम में जो है कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सपोर्ट डेयरी एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो ये जो है डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, आप दूध से उत्पादन होने वाले जितने भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, लाइफ स्टॉक का जो है जितने भी हमारे जो मवेशी सेक्टर्स हैं उनको भी ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। नाउ इंक्रीज रूरल इनकम एंड परचेजिंग पावर। तो जब हमारी रूरल इनकम भी बढ़ रही है, ग्रामीण आय जो बढ़ रही है, तो हमारी जो परचेजिंग पावर, ये परचेजिंग पावर जो है ख़रीदने की क्षमता जो है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये सारे इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो
जो है इम्प्रूव कर रही है, वो बढ़ रही है। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन इन हरियाणा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है 1960 में जो है स्टार्ट हुआ था एंड ट्रांसफॉर्म्ड हरियाणा एग्रीकल्चर थ्रू हाई यील्ड जो वैरायटी के सीड्स हैं उससे, केमिकल फर्टिलाइजर से, हाई जो आपको और क्या क्या इरिगेशन का जो मेथड था, इरिगेशन के स्रोत मिले, फार्म में मैकेनाइजेशन बढ़ा, ट्रैक्टर और ये सब चीज़ें जो आपको लोन के थ्रू प्रोवाइड हुई, साइंटिफिक फार्मिंग हुई। बताया मैंने हिसार की जो हमारी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उन्होंने क्या R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो भी नए नए उन्नत बीज या खेती की नई नई जो है विधियाँ जो है उसमें इम्प्लीमेंट कराई। बेनिफिट क्या क्या मिले इससे हमें, हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। हाई फार्मर इनकम ये भी बढ़ गई। बेटर फूड सिक्योरिटी, जो पहले भुखमरी वाली जो चीज़ें थी अब वो नहीं है, स्टोरेज में जो है हमारे पास अच्छा खासा जो है अनाज स्टोर रहता है। प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, तो प्रॉब्लम सेम है, मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो हमने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए उसकी वजह से, और दूसरा जो इरिगेशन की वो किससे, ग्राउंड वाटर से। तो ग्राउंड वाटर से कंटिन्यूस जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे क्या हो रही है, सैलिनिटी जो है पानी में, जो ज़मीन की सैलिनिटी बढ़ रही है, ग्राउंड वाटर का जो है लेवल कम हो रहा है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र किया जा रहा है, और एनवायरनमेंट को भी ये क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। कैसे? जैसे मान लो जो रिमेन बच गया, पराली हो गई, जब आपका धान निकल जाता है तो पराली बच जाती है, उसके पराली को फिर क्या कर रहे हैं, जला दे रहे हैं। तो जलाने से क्या हो रहा है, धुआं पैदा हो रहा है, और धुआं क्या कर रहा है, धुआं जो है एयर के साथ और जो पार्टिकल के साथ मिलके मिस्ट बना रहे हैं, फॉग बना रहे हैं, और हमारे एनवायरनमेंट को कंटामिनेट करके जो है ये हार्मफुल बना रहे हैं। इससे जो है दमे जैसी बीमारियाँ, आँखों में जलन, या फिर और तमाम बीमारियाँ जो है हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो है NCR जैसे इलाके में आपने देखा होगा कि जो है विजिबिलिटी लो हो जाती है, तो हमारा जो है यातायात उससे प्रभावित हो जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है उससे जो है इम्पैक्ट आता है। फिर है मेजर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो कैसे मेजर्स, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, हमें जो है एक्सपेंशन करना है इरिगेशन का, और जो हमारा पानी है वो नहरों के थ्रू जो है कोई नई स्कीम के साथ जो है लेके आना पड़ेगा, ठीक है, जिससे जो है हमारा जो ग्राउंड वाटर उसको डिस्चार्ज, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है उसको डिप्लीट जो कम हो रहा है उसको हम बढ़ा सकते हैं। क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, जो मिश्रित कृषि के हम जो करते हैं वो हमें करनी होगी हर साल। जो अगर हमें एक ही खेती एक ही पैटर्न में लगाते रहेंगे तो उससे भी हमारी जो लैंड की फर्टिलिटी कम होती है, और अब उसी में तुम्हें बार बार हमें वो करना है, खेती करनी है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो सोइल की जो क्वालिटी है वो डाउन हो रही है। इसलिए सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम लेके आई गई है गवर्नमेंट द्वारा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया गया है, ठीक है। एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट की जो है, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट बेसिकली आजकल जो है ड्रिप इरिगेशन की एक जो है फैसिलिटी आई है, उसमें जो है ऐसी जो फसलें उगाई जाती हैं जो बस जो पौधे को जितना मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड है उतना जो है ड्रिप जो पाइपलाइन बिछा दी जाती है उनके थ्रू उनको फसलों को जो है पानी दिया जाता है, जो भी है प्रोड्यूस, और वो जो है आपको जो है मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो ये सब न्यू टेक्नोलॉजी उसका यूज़ हो रहा है। किसानों के आजकल ट्रेनिंग कराई जा रही है, अगर आप देखेंगे कि जैसे फिशरीज़ के लिए है, फिशरीज़ के लिए ट्रेनिंग कराई जा रही है। अलग अलग जो हमारे कृषि कृषि संस्थान हैं वो हमें जो है इस चीज़ों की फैसिलिटी डिप्लोमा वगैरह करा के दे रहे हैं। बेटर स्टोरेज फैसिलिटी है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सब्सिडी दे रखी है कि अगर आप स्टोरेज फैसिलिटी बनाएंगे तो 40 से 60% तक आपको सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, कि आप ऐसी फैसिलिटी बनाइए जिससे जो आपकी स्टोरेज है प्रोड्यूस उसको आप स्टोर कर सकें। नाउ एग्रीकल्चर मार्केटिंग में रिफॉर्म्स क्या क्या है, तो यहाँ जो है प्रमोशन किया गया है किसको, FPOs को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को। तो फार्मर प्रोड्यूसर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बनाया गया है। इसमें होता क्या है, जो भी मान लो कंपनियां हैं, जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ है, वो क्या करती हैं, वो रॉ मटेरियल डायरेक्ट जो है
किसानों से जो है एग्रीमेंट कर लेती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करके वो उन्नत क्वालिटी की जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्ट वो किसी कंपनी को बेच देते हैं, जिससे उनका जो डिले होता था या लॉस होता था वो नहीं हो पाता है। ना क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, इसमें फसल बीमा योजना एक फेमस जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। इसमें जो है किसानों के फाइनेंशियल लॉसेस को जो है या क्रॉप फेलियर को है जो है कवर किया जाता है, उनको जो है इस चीज़ से बचाया जाता है। कोई डिजास्टर आ जाए, पेस्ट या डिजीज़ या कोई ड्रॉट या फ्लड या हेल स्टॉर्म, ओलिविलिस्ट्री कुछ भी हो जाए, ऐसे अनफोर्सिन इवेंट से बचाने के लिए उनको क्या दिया जा रहा है, बीमा दिया जा रहा है। तो फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, रोगों, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि के कारण होने वाली फसल हानि से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। नाव फसल बीमा योजना है वो 2016 में आई थी। आपको जो है इन एवज ऑफ योर जो भी आपकी फसल है उसके लिए बदले में आपको ये बीमा प्रदान करती है। नाउ इसके अंदर आप देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन विद पार्टिसिपेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसको जो है उसी अम्ब्रेला स्कीम के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स और इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है काम कर रही हैं। चैलेंज क्या क्या है एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो चैलेंज सेम है, वही पानी का वाटर लेवल, प्राइस का फ्लक्चुएशंस, सोइल का डिग्रेडेशन, राइजिंग इनपुट कॉस्ट, जो भी आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उनकी कॉस्ट बढ़ गई इन्फ्लेशन की वजह से, स्टबल बर्निंग, क्लाइमेट चेंज, स्मॉल फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर, ये सब आपकी जो है चैलेंजेस हैं। नाउ चैप्टर नंबर जो है हम 5 में देखेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट। अब एग्रीकल्चर तो ठीक है, लोगों के पास ज़मीन थी, बट जो है अभाव किसका था, चीज़ों का, जो चीज़ें जो नई मशीनें थी, मशीनें ख़रीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा जिन लोगों के पास नहीं था उसके लिए क्या किया गया, एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रोवाइड किया गया। कैसे, तो उसके अंदर आपको जो है किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है, या फिर नाबार्ड जो है एक बैंक जो रूरल एग्रीकल्चर के लिए प्रमोशन के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका गठन कराया। और रूरल इंडेपेंडेंस किस तरीके से जो है साहूकारों या जो है छोटे लेंडर्स हैं उनसे छुटकारा कैसे मिले, इस सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है कृषि ऋण, कृषि वित्त के प्रकार और किसानों की ऋण आवश्यकताएं, उनके स्रोत क्या है, नाबार्ड और ग्रामीण जो है ऋणग्रस्तता को कैसे दूर किया जाता है, उसके लिए एक्शन लिए गए। नो एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है, आपको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना किसको, एग्रीकल्चर क्रेडिट के अंदर किन लोगों को, फार्मर्स को, फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो ये एलाइड एक्टिविटीज़ क्या है, कोई फिशरीज़ का पालन कर रहा है, जो लाइव स्टॉक की बात की थी, या फिर कोई पोल्ट्री फार्म खोल रहा है, ये सब चीज़ें भी जो है आपकी अलाइड उसमें एक्टिविटीज़ में आती हैं, एग्रीकल्चर में आती हैं। इट हेल्प्स फार्मर परचेज सीड्स, ये जो है हेल्प करते हैं किसको, अच्छे उन्नत किस्म के बीजों को खरीदने में, फर्टिलाइज़र उर्वरक खरीदने में, मशीनें खरीदने में, सिंचाई की जो इक्विपमेंट है वो खरीदने में, लाइव स्टॉक जो उनको किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए, एंड अदर एग्रीकल्चर इनपुट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके थ्रू कवर की जाती हैं। नाउ मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, ऑब्वियसली पैसा चाहिए किसके थ्रू, एग्रीकल्चर फाइनेंस रेफर टू स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। इससे होगा क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। नाउ इम्प्रूव फार्मर्स, जिस अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज होगी तो वो क्या करेंगे, अपने आप को और मॉडर्नाइज करेंगे, और इससे क्या होगा, रूरल जो डेवलपमेंट है वो प्रमोट होगा। तो ये सब जो है इन इंस्टीट्यूशन का जो है मेन एम था, ऑब्जेक्टिव था। नाउ रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मनी लैंडर्स, और जो साहूकारों से जो पैसा लेते थे वो निर्भरता कम होगी किससे, जैसे बैंक्स आ गए, नाबार्ड आ गया, या फिर क्रैश किसान क्रेडिट कार्ड है जो डायरेक्ट क्या करते हैं, आपको उचित दर पे, ब्याज दर पे जो है बैंक से पैसा मिलता है।
नाउ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो 3 तरीके का है। एक तो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, अल्पकालीन, मतलब अप टू 15 मंथ, आपको 15 महीने तक जो है लोन मिलेगा उसमें। फिर दूसरे है, उसमें आप पर्पज़ है सीड्स फर्टिलाइज़र्स, जो पहले वाला था, इसमें आप पर्पज़ किसके लिए लेंगे, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड जो कीटनाशक है उनके लिए, वेजीज़ के लिए, अगर आपके खेतों में कोई काम कर रहे हैं उनके जो है जो वेजीज़ देने हैं, दिहाड़ी या जो भी उनकी तनख्वाह देनी है उसके लिए। ना मीडियम टर्म क्रेडिट में, मध्यकालीन ऋण में आपको जो है 15 महीने से 5 साल तक का ड्यूरेशन मिलता है। इसके अंदर आप क्या खरीदते हैं, पंप्स खरीदते हैं, बेसिकली इक्विपमेंट जो है मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट, ये आप इसमें खरीदते हैं। लाइफ स्टॉक है, पोल्ट्री या फिशरीज़ जैसा फार्म इक्विपमेंट है, या आपको कोई और फार्म इक्विपमेंट चाहिए इरीगेशन सिंचाई से रिलेटेड। फिर तीसरा है आपका लॉन्ग टर्म क्रेडिट, जिसमें मोर देन 5 ईयर के लिए है, और ये क्या है, लैंड को इम्प्रूव करना है, इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाना है, फार्म को बिल्डिंग करना है, ये सब चीज़ें जो आपकी इसमें आती हैं। फार्म बिल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे जैसे आजकल जो मशरूम की खेती हो गई, या फिर आपने देखा एक टेंट लगा के जो है ग्लोबलाइज्ड जो तरीके से जो आपका टेम्परेचर अलग लेवल पे मेंटेन करके जो है ये खेती की जाती है। तो ये वाली खेती जो आपका इसमें आपको मोर देन 5 ईयर तक के लिए आपको इसमें फैसिलिटी मिलती है। नाउ क्रेडिट नीड्स टू फार्मर्स, ऋण किसानों को ऋण की आवश्यकताएं हैं, क्यों, प्रोडक्शन नीड्स के लिए, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे उनको पेस्टिसाइड कीटनाशक खरीदना है, सिंचाई जैसी व्यवस्थाएं करनी है, लेबर का जो है दिहाड़ी देना, वेज देना है, इन्वेस्टमेंट की नीड है, ट्रैक्टर खरीदना है, जो फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर वो खरीदने हैं, ट्यूबवेल लगाने हैं, डेयरी फार्मिंग करनी है, या जो उनका प्रोड्यूस है उसके लिए उनको क्या करना है, स्टोरेज फैसिलिटी बनानी है, कंजम्पशन की क्या ज़रूरत है वो देखना है, एजुकेशन बढ़ाना है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ानी है, शादी है, और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर ये लोग कवर होती हैं। नाउ कृषि ऋण के स्रोत क्या क्या हैं, तो स्रोत जो है, आप एक किसान है तो वो कहाँ कहाँ जो है लोन लेने के जाता है, कमर्शियल बैंक्स में जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स में जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स में जाते हैं। तो यहाँ जो है गवर्नमेंट जो है बैंक्स को जो है 18% तक क्या करती है, एक जो है इनको गोल्स देती है बैंक्स को, कि आपको जो है मिनिमम जो है 18% का जो है लैंडिंग करना है, किसको, रूरल एरियाज़ को। और इस रूरल एरियाज़ को आपको जो सपोर्ट करना है उसमें से आई थिंक करीबन करीबन 10.5 से 11% जो है आपको एग्रीकल्चर के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना है, ताकि जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो आपकी उनको जो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू या जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स है इनके लिए स्लैब रखा गया है कि आप जो किसानों को इस तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनको ये मिनिमम गोल जो है अचीव करना होता है हर साल, नहीं तो उनको जो है ये उनके जो ब्रांच है उस पर इम्पैक्ट डालता है। तो मैक्सिमम बैंक्स जो हैं इसको कवर करते हैं। ना एक हमारा जो बैंक है नाबार्ड, गवर्नमेंट स्कीम्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये जो है इस तरीके के जो है बैंक स्रोत हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जिसमें जैसे किसानों को जो है 6,000 रुपये सालाना जो है दिए जाते हैं फॉर सपोर्ट, कि किसान जो उसमें अपना कुछ जितना भी लैंड है थोड़े से ही उसके लिए वो उसको कवर कर सके। फिर फसल बीमा योजना और इस तरीके के इंस्टीट्यूशन है जो आपको इकोनॉमिक जो लॉसेस से बचाते हैं। फिर है जो एनजीओज़ होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, या कुछ गांव में ऐसे रहते हैं कि वो ग्रुप्स बन जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, नई नई चीज़ों को, नई नई तकनीकों को लेके आते हैं, और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प से जो है गांव में जो है खेती करते हैं। नाउ एडवांटेज क्या है इससे, इसमें एडवांटेज यही है कि आपको लो इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिससे आप क्या है, जो साहूकारों के चंगुल में जो एक आदमी एक बार फंस गया वो पूरी उम्र भर फंसा रहता था, तो ऐसा नहीं होगा इसमें। यहाँ आपकी जो दरें हैं वो काफ़ी कम रखी गई हैं। नाउ ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूसर्स, ट्रांसपेरेंट प्रोड्यूसर्स होंगे, लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, और
उसके बाद है नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज। ये तो थे आपके इंस्टीट्यूशनल संस्थागत जो संस्थाएं हैं वो आपको लोन देती हैं, बट यहाँ जो है नॉन इंस्टीट्यूशन से भी लोग लेते हैं। लोग साहूकारों से लोन लेते हैं, व्यापारियों से लेते हैं, रिश्तेदार या मित्रों से लेते हैं, लैंड रोड जमींदार से लेते हैं। इससे डिसएडवांटेज क्या है, ये आपसे मनमाना जो है इंटरेस्ट रेट लेते हैं, आपका जो है एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, आपको जो है डेब्ट ट्रैप में फंसा देते हैं। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए जो है ये गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल जो फैसिलिटी किसानों के लिए प्रोवाइड कराई है। तो नाबार्ड की जो बात कर ले हम, नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी कब? 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। ये क्या है? सेंट्रल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो अपेक्स होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है? सेंटर होता है, सेंटर बॉडी। तो ये सेंटर बॉडी बनी हुई है कौन? नाबार्ड, जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है ये काम करती है। ना है आपका एग्रीकल्चर, इसके फंक्शन क्या है नाबार्ड के? ये सॉरी, जो हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका फंक्शन क्या है? तो उनके फंक्शन है रीफाइनेंस टू बैंक, बैंकों को रीफाइनेंस करना, प्रमोट करना रूरल डेवलपमेंट को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आना। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है दोस्तों, जो भी किसान हैं उनको क्या करना है? बैंकिंग से जोड़ना है। तो बैंकिंग से वो जब जुड़ेंगे तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में उनका जो है गिनती होगी। ना फंड्स इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स। तो फंड्स का जो इरिगेशन के लिए फंड्स आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ये सब मिलते हैं। अभी रिसेंटली जो है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए जो है हरियाणा को जो है एक लोन जो है सेंक्शन किया है। ठीक है, तो ये करंट का एक क्वेश्चन हो सकता है। अमाउंट कितना है ये आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कितनी अमाउंट का जो है लोन सेंक्शन हुआ है। तो ये था दोस्तों, ये नाबार्ड के जो फंक्शन है, ये नाबार्ड के फंक्शन है। तो नाबार्ड ये सब चीज़ें करता है। जो आरआरबीज़ हैं, रूरल बैंक्स हैं, उनके लिए जो ये सपोर्ट, उनको रीफाइनेंस करता है, रूरल डेवलपमेंट करता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको प्रमोट करता है। इसका मेन काम फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। फंड्स इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी खर्च करना है, इसका मेन उद्देश्य रहता है। नाउ किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जो है आपका, इसमें आपको जो है अभी 5 लाख रुपए तक का आई थिंक जो है इसमें आप विड्रॉ कर सकते हैं पैसा। फॉर जैसे ये 1 साल के लिए आपको जो है पैसा देते हैं। ये स्कीम कब लॉन्च हुई? 1998 में। टू प्रोवाइड फार्मर्स विद इजी एंड टाइमली क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अगर सपोज़ आपने 1 साल के लिए जो है 12 मंथ के लिए लोन लिया और आपने ये विद इन 12 मंथ और उससे पहले ये क्या कर दिया? रीपे कर दिया, तो आपकी जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो बनी रहेगी। तो किसान क्रेडिट कार्ड में आपके पास 1 साल तक के लिए लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक या तो 3 लाख है या 5 लाख की जो है भी ये इसकी रिवाइज जो है स्कीम में पैसे की जो क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाई गई है। इससे आपको फ़ायदा क्या क्या मिलेगा? एक तो इजी लोन अवेलेबिलिटी है, आपको आराम से लोन मिल जाएगा बैंक के थ्रू। आपका इंटरेस्ट रेट भी कम है, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट है, मतलब आप जब चाहें जितना पे कर सकते हैं। नाउ क्रॉप इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको। ठीक है, क्रॉस बेनिफिट्स, जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो क्या है? जब आप किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसके अंदर क्रॉप इंश्योरेंस का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है कि जो भी आपने लोन लिया है उसमें आप किसके लिए पैसा ले रहे हैं। बेसिकली आप क्रॉप बेनिफिट्स के लिए ही ले रहे हैं, तो अपने क्रॉप्स को आपको उसमें इंश्योरेंस भी मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट दोस्तों, रूरल इंडेप्टनेस। तो ग्रामीण जो ऋणग्रस्तता है उसको दूर करना जो है इसका एम है।
तो रूरल इंडेप्टनेस मीन्स कंडीशन इन विच फार्मर रिमेन बर्डन विद डेट ऑफ फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जो साहूकार या उन ऐसे लोगों से वो लोन लेते थे तो हाई क्या बोलते थे वो इंटरेस्ट रेट की वजह से वो कभी उनके चंगुल से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। तो उस चीज़ को इरेडिकेट कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है ऐसे इंस्टीट्यूशन लेके आई है ना। काज क्या क्या जो रीज़न हो सकते हैं जिससे आपको जो है इनकी जो ऋणग्रस्तता बढ़ती है, लो एग्रीकल्चर इनकम से, या क्रॉप फेलियर हो जाए, या नेचुरल डिजास्टर कुछ हो जाए, उससे जो है इनके ऊपर डेट बढ़ जाता है, या फिर इनको जो है हाई कल्टीवेशन कॉस्ट पड़ रहा है, जो खेती कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ रही है, फिर ये दोबारा से जो मनी लेंडर उनके ऊपर डिपेंडेंसी हो रही है, और सोशल जो है एक्सपेंसेस जैसे शादी आ गई, एजुकेशन आ गई, हेल्थ केयर जैसी चीज़ें आ गई, किसी को सडन कोई ऐसी क्रॉनिकल डिजीज़ हो गई जिसमें काफ़ी सारा पैसा लग जाता है, तो ये सारे फैक्टर भी जो है इसको ऋणग्रस्त बनाए रखते हैं। तो इनको जो है किस तरीके से जो लोगों को ऋण से राहत के उपाय क्या क्या हैं, तो इजी इंस्टीट्यूशन क्रेडिट है, ऐसे इंस्टीट्यूशन लेके आए हैं जिससे जो है लोन कम दर पे मिल सके, क्रॉप का इंश्योरेंस, अगर क्रॉप फेलियर हो जाए तो उनको क्रॉप इंश्योरेंस मिल सके, लोन को फिर से रिस्ट्रक्चर कर सके, इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सके इन लोगों को, फाइनेंशियल लिटरेसी मिले, जो फाइनेंशियल जो बेसिकली शिक्षा है वो इनको दी जा सके, और फार्मर वेलफेयर स्कीम भी जो इनको दी जाए जिनसे फार्मर का क्या हो सके, वेलफेयर कल्याण हो सके, उन योजनाओं का ये लाभ उठा सके ना। दोस्तों हमारा जो MSME है उसमें क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो इसके ऊपर आजकल जो है गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया दोस्तों। क्योंकि जो है हम धीरे धीरे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हो रहा है, जितने भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का जो है इसमें काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। तो जितने भी लघु, सूक्ष्म और या मध्यम जो लेवल के जो हमारे उद्योग हैं वो भारत के क्या हैं, भारत की इकोनॉमी के जो है बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी हैं। इन हरियाणा जो है MSMEs प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें काफ़ी भूमिका निभाता है। इससे क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, और इससे जो हमारी जो रीजनल जो क्षेत्रीय डेवलपमेंट है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो MSME के अंदर आप देखेंगे कि ये एक MSME आर बिजनेस इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन स्मॉल और मीडियम स्केल। तो ये जो है स्मॉल और मीडियम स्केल पे जो है सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो कैटेगरी में आप देखेंगे इनको, माइक्रो इंटरप्राइज में देखेंगे अप टू 2.5 करोड़ रुपए तक का जो है इनको जो है लोन मिल सकता है। फिर मीडियम में इनको 10 करोड़ तक का मिल सकता है, स्मॉल में, मीडियम, स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में आपको जो है अप टू, स्मॉल एंटरप्राइज विल गेट अप टू 25 करोड़ टू अप टू 100 करोड़ तक, और मीडियम एंटरप्राइज में आपको मिलेगा 125 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक का आपको जो है जो इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो इसमें भी गवर्नमेंट जो है MSME में जो है इसमें सब्सिडियाँ देती हैं। नाउ दीज रिवाइज लिमिट्स आर बेस्ड ऑन द MSME क्लासिफिकेशन अनाउंस इन दी यूनियन बजट 25-26। तो जो भी हमने जो बात की उसमें ये तीनों जो स्लैब बनाए हैं ये न्यू स्लैब हैं। तो ये स्लैब आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें पूछ लेता है कई बार एग्ज़ाम में कि कौन सी स्लैब में कौन सी योजना आती है। भाई MSME है तो माइक्रो में कितना है, स्मॉल में कितना है, मीडियम में कितना है, तो वो आपको अमाउंट पता होना चाहिए ना। इम्पोर्टेंट ऑफ MSME की महत्वता क्या है, रोज़गार जो है जनरेट होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योर करते हैं नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, नई नई चीज़ों को जो है मार्केट में लेके आते हैं, वो सब चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, रीजनल इम्बैलेंस जो है वो कम होगा, जो शहरी और ग्रामीण में जो गैप है वो कम होगा,
यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेज, हम लोकल रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे और सपोर्ट करेंगे मेक इन इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है उसको मेक इन इंडिया को हम प्रमोट कर पाएंगे। नाउ एमएसएमई इन हरियाणा में जो मेजर क्लस्टर क्या है, तो उसमें आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट है, इंडस्ट्री है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे गुरुग्राम हो गया, वहाँ ऑटो कंपनी और आईटी ये सब चीज़ें हैं। फरीदाबाद में आप देखेंगे इंजीनियरिंग और मशीनरी है। पानीपत में टेक्सटाइल कारपेट जैसी इंडस्ट्री है। यमुनानगर में आपको प्लाईवुड और पेपर का काम मिलेगा। अम्बाला में आप देखेंगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। करनाल में आपको राइस मिल्स मिलेंगी। ये सब चीज़ों से आपको क्या पता चल रहा है कि किस किस एरिया में जो है किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। ना सेम है आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सपोर्ट टू लार्ज इंडस्ट्रीज़, ये सब चीज़ें। छोटी इंडस्ट्री क्या करेंगे, बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाएंगे और उनको प्रमोट करेंगी, उनको सपोर्ट करेंगी। ना परफॉर्मेंस ऑफ एमएसएमई जो है वो कैसे चेक करेंगे। रैपिड इंक्रीज इन रजिस्टर्ड एंटरप्राइज, हमने देखा कि जो है रजिस्टर्ड एंटरप्राइज है वो बहुत बड़ी तेज़ी से हुआ है। ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, ये दोनों सेक्टरों में जो है हमें ग्रोथ देखने को मिली है। बेटर कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट्स, हमें जो एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन मिला है। एडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो हमने डिजिटल जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया वो भी देखने को मिलता है। इंक्रीज इन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, और औरतों जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें हमने देखा कि औरतों का जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है महिला उद्यमिता में। नाउ चैलेंज फेस बाय एमएसएमई जो है क्या क्या है। लैक ऑफ फाइनेंस, तो फाइनेंस की कमी जो है आती है, उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने अलग अलग जो है स्कीम्स जो है स्कीम में फंड को जो है इशू करने की जो है प्रोविज़न दिए हैं। हाई कंपटीशन है, कंपटीशन आप देखेंगे तो यस मार्केट में क्या होता है, कंपटीशन है, और वो भी हाई कंपटीशन है। तो आपको जो प्रोडक्ट जो भी बनाते हैं वो क्या बनाने पड़ते हैं, वो आपको प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के बनाने पड़ते हैं। उनका जो कॉस्ट है वो लो रखना पड़ता है, और आपको जो है उनकी जो क्वालिटी कॉस्ट के साथ साथ उनकी जो सप्लाई है वो भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको हाई कंपटीशन में बना के रखती हैं। टेक्नोलॉजी का गैप है, मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं, स्किल्ड लेबर शॉर्टेज है, राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी। एंड देन डिले पेमेंट का डिले होना, और लिमिटेड एक्सपोर्ट में भी जो है लिमिटेशन है। इस वजह से जो है जिनको जो है उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। नाउ गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट कर रही है। क्रेडिट गारंटी स्कीम लेके आई है, मुद्रा लोन लेके आई है, प्रधानमंत्री जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लेके आई है, डिजिटल एमएसएमई स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है स्टार्ट किए हैं। स्टार्टअप हरियाणा इनिशिएटिव जो है किए गए हैं, जिसमें जो है अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग करके उनको जो है स्किल सक्षम बनाया जा रहा है। नाउ आप देखेंगे सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार के लिए क्या है। इजी एक्सेस टू फाइनेंस, अगर लोगों को फाइनेंस थोड़ा इजीली मिल जाएगा तो वो अपने व्यापार को और बढ़ा सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन कर कैसे उनको कराया जाए, तो उनको जो आप अवेयर कर सकते हैं और उनको फाइनेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो निर्यात है उसका प्रमोशन किया जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग बढ़ाई जा सकती है, स्किल का डेवलपमेंट किया जा सकता है, फास्ट लोन अप्रूवल किए जा सकते हैं, और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों को प्रोवाइड किया जा सकता है एमएसएमई में। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, इसमें काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। नाउ एक चैप्टर नंबर 7 आ जाता है हमारा, ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड ग्रोथ ऑफ एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कि हरियाणा में आई हैं। वो कैसे हैं देख लीजिए। हरियाणा इज इमर्जिंग इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन नियर दिल्ली, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड वर्कफोर्स, डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड प्रॉक्सिमिटी टू नेशनल कैपिटल रीजन। नाउ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो कैसे बना है, जो बनने जा रहा है या बन चुका है। तो ये जो है एमएनसीज और एसईजेड के लिए ये कंट्रीब्यूट करता है किसमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, एक्सपोर्ट में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, और डेवलपमेंट ऑफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट। तो ये सारे तमाम काम जो है ये करते हैं, जिससे इनको बढ़ावा मिल रहा है। नाउ
स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो स्पेशली डेजिग्नेटेड है ज्योग्राफिकल एरिया के लिए, वेयर बिजनेस आर प्रोवाइडेड विद अ फेवरेबल पॉलिसी एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको स्ट्रैटेजिक चीज़ें होंगी तो आपको जो है इन्वेस्टर मिलेंगे, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपकी जो है एक्टिविटी बढ़ेगी। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का? तो सीधा सा हम प्रमोट कर रहे हैं फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को लिए, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके लिए रोज़गार जो है जनरेट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो है ज़रूरी है। औद्योगिकरण को जो हम प्रमोट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को इनक्रेज कर रहे हैं। जैसे सेमीकंडक्टर की जो हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, तो उस टेक्नोलॉजी को अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं अपने यहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा के इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि जो डिपेंडेंसी ऑफ अदर कंट्री, जैसे हमारा जो मेन डिपेंडेंसी चाइना पे है, वहाँ से हम जो है इस तरीके के प्रोडक्ट जो है लेते हैं, तो वहाँ उन चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी कम करने के लिए हम ये इंडस्ट्रीज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू अपने यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। नाउ इंक्रीज़ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, इससे हमारा जो फॉरेन रिज़र्व है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी जो इनकम है वो किस में होगी, डॉलर्स में होगी। अगर हमारी इनकम डॉलर्स में होगी तो हमारा क्या होगा, फॉरेन रिज़र्व जो है ये हमारा बढ़ेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा बूस्ट होगी। नाउ प्रमोट रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे जो है क्षेत्रीय जो आर्थिक जो सृजन है वो भी होगा, उन्नति होगी हमारी। अब हमारे यहाँ पॉलिसी क्या है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 जो इंडिया में आया था, एंड द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 10 फरवरी 2006, तो 2006 से जो ये लागू हुआ था। हरियाणा में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आपको देखने का मिलेगा कि दिल्ली और एनसीआर मेक्स इट अट्रैक्टिव फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिलेटेड एक्टिविटीज़, पर्टिकुलर इन सेक्टर सच एज आईटी के लिए, आईटी नेवल सर्विस के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, मेडिसिन वगैरह जो बनती है उसके लिए, ठीक है, देन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बिजनेस सर्विसेज के लिए, ये सब चीज़ें जो है हमें यहाँ से मिलती हैं। तो ये क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, ये इसे एक स्पेशल जो है इकोनॉमिक जोन बना देती हैं, किसे, हरियाणा को। नाउ इसमें आप देखेंगे कि जो क्या क्या सेवाएं हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिल रहा है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो गई, और इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। इससे हमें क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। तो ये था हमारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नाउ एमएनसीज़ की बात कर लेते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। जो मल्टीनेशनल जो बहुउद्देशीय जो कंपनियां हैं, कॉरपोरेशन है, वो क्या करती हैं, ये कंपनियां वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में व्यापारिक गतिविधियों का जो है स्वामित्व या नियंत्रण रखती हैं। तो ऐसी कंपनीज जो कंट्रोल करती है बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर। तो एमएनसीज़ का हरियाणा में क्या ग्रोथ है, हरियाणा में जो पर्टिकुलरली गुरुग्राम मानेसर रीजन हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। तो यहाँ जो है काफ़ी सारी एमएनसीज़ कंपनी है। नाउ फैक्टर इनक्रेजिंग एमएनसीज़ इंक्लूड, वो किस किस फैक्टर पे जो है इसको इनक्रेज करते हैं। एक तो जो है दिल्ली से हमारी कनेक्टिविटी अच्छी है, तो ये एक रीज़न हो गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है हरियाणा से दिल्ली के लिए, एक्सप्रेस और हाईवे जो काफ़ी अच्छे हैं, स्किल्ड वर्कर्स जो अवेलेबल, बिकॉज यहाँ जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है हरियाणा में वो अदर जो है काफ़ी अच्छा है, और एज वेल एज जो स्किल प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें भी जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड जो है लेबर है। तो इसलिए जो है हमारे पास एमएनसीज़ कंपनी को अट्रैक्ट करने का रीज़न है। नाउ लार्जर कंज्यूमर मार्केट है हमारे पास, इंडिया अपने आप में एक बड़ी मार्केट है। आईटी एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, इंडियन क्लस्टर्स है, सॉरी इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। इंडिया जो इंडस्ट्री को चाहिए वो सारी जो है कुछ उनके जो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ मिल जाते हैं या उनके मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम, और बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम हमें यहाँ मिल जाता है, जिससे एमएनसीज़ जो है यहाँ काम करने के लिए रेडी हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग रेडी हैं। ना इनके मेजर एरियाज़ क्या क्या हैं, ऑटोमोबाइल, आईटी,
बिजनेस प्रोसेस सर्विस, कस्टमर गुड्स, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारे जो हैं इनके कुछ रीजन्स हैं जहाँ, या फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज की इनको अट्रैक्ट करती हैं यहाँ एमएनसीज कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए। ना इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है एमएनसीज के हमारे इस एनवायरनमेंट में? इससे हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है, तमाम चीज़ें इससे हमें एमएनसी से सपोर्ट हो रही है। चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारे पास एमएनसी से जुड़े हुए? तो एमएनसी जो है डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट तो कर रही हैं, सर्टेन कंसर्न, बट फिर भी आते हैं कंपटीशन फॉर डोमेस्टिक इंटरप्राइज। अगर बाहर की कंपनियां आके आपके यहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ करेंगी, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको क्या पड़ता है, लॉस होता है, या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उस रेट पे जो है कॉम्पिटिट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा बैकड्रॉप है। प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, इसमें जो है जो आपका प्रॉफिट है उसको भी जो है आपको डिवाइड करना पड़ता है। डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट, आपको जो है एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहना पड़ता है। प्रेशर ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको जो है इन जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर भी प्रेशर आता है। एनवायरमेंटल कंसर्न है सर्टेन इंडस्ट्रीज़ के। नाउ रीजनल कंसंट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये जो है क्षेत्रीय जो जगह जगह पे जो है, जैसे हमने देखा कि गुरुग्राम है, वहाँ ही जो हमें ज़्यादा एमएनसीज देखने को मिलती है। तो ये क्षेत्रीय जो जगह की वजह से जो है पर्टिकुलर प्लेस पे ही अपने आप को फिक्स करके रखे हुए हैं, सभी जगह जो हमें नहीं जाते हैं। तो एमएनसी केंद्र क्यों बना हुआ है? जो गुरुग्राम है वो दिल्ली के पास है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, यहाँ आईटी की फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लार्ज हमारा कॉरपोरेट इकोसिस्टम है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो हमारी जो SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एमएनसीज हैं, वो काफ़ी कुछ हमारी इकोनॉमी में जो है क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इससे हमारी क्या हो रही है, इनकम रेज हो रही है। और इनकम रेज हो रही है तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा जो है इकोनॉमी डेवलपमेंट होता है। ये कुछ फुल फॉर्म है, आप चाहें तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से एक बार पढ़ लें। और 2005 में जो है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है जो एक्ट है वो पास किया गया था, बट ये लागू हुआ था 10 फरवरी 2006 को। अब कुछ हमारे जो है पॉइंट दिए गए हैं चैप्टर 8 में। SIIDC, HFC, हैफेड एंड HKVIB इन हरियाणा इकोनॉमी। तो आप देखेंगे इस चैप्टर में ये सब चीज़ें जो है HIIDC जो है ये हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म होगी दोस्तों। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, ये क्या करता है, ये बहुत बड़ा एक मेजर इंस्टीट्यूशन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हरियाणा में। तो इतना इसका पर्पज़ आपको पता होना चाहिए। इस फैसिलिटेट क्या करता है ये, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बाय डेवलपिंग इंडस्ट्रियल स्टेट्स, जो इंडस्ट्री जहाँ लगानी है उनको जो डेवलप करता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है और बिजनेस सपोर्ट जो है फैसिलिटी देता है। इसके मेजर फंक्शन यही है जो हमने पढ़ा। नाउ HFC जो है हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन is a state level financial institution that support the establishment and expansion of industrial enterprises, particularly small and medium scale industries। तो जो आपके जो MSME थे उसके अंदर ये स्मॉल और जो मीडियम है बेसिकली, तो इसको जो क्या करेगा हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है पर्टिकुलरली सपोर्ट करता है। फंक्शन इनके वही है, आपको जो है सपोर्ट करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिट, कोई नई यूनिट आपको इस्टेब्लिश करनी है, कोई फैक्ट्री लगानी है,
उस तरीके की चीज़ों के लिए आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। एग्जिस्टिंग यूनिट में वो आपको और एक्सपेंड करना है या मॉडर्नाइज़ करना है, आपको इक्विपमेंट चेंज करने हैं, उसके लिए इनकरेज करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, नए आइडियाज़ को ये इनकरेज करते हैं। एंड सपोर्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन स्टेट, और ये सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो स्टेट में होने वाली हैं ना। उसके बाद दोस्तों हैफेड, हैफेड जो है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो फेड इज़ फेडरेशन लिमिटेड। नाउ हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग, तो जो कोऑपरेटिंग जो सप्लाई है उसको और उसकी मार्केटिंग करने के लिए ये एक फेडरेशन जो है बनाया गया है। तो ऑब्वियसली ये हैफेड क्या करेगा, ये कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है हरियाणा की उनके लिए मेजर रोल प्ले करेगा। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग करेगा, उनको खरीदेगा, प्रोसेस करेगा फूड इंडस्ट्री में, सप्लाई करेगा एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को। हैफेड जो आपका जो 1966 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। हैफेड के फंक्शन हमने देख लिए कि ये एग्रीकल्चर का प्रोक्योरमेंट करेंगे, उनको खरीदेंगे, खरीद के उनको प्रोसेसिंग करेंगे, स्टोरेज करेंगे और उनकी सप्लाई करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कर देंगे, प्रोसेसिंग कर देंगे और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, कंज्यूमर्स के जो है गुड्स बना के उनको जो है फाइनल गुड्स बना के कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं ये। हैफेड ऑल्सो मेक मार्केट्स वेरियस फूड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। आप लोगों ने देखा होगा हैफेड की कंपनी का जो ऑयल, जैसे सरसों का ऑयल जो आपको डिपो से जिनको राशन मिलता है वहाँ आपने देखा होगा हैफेड का ऑयल मिलता है। तो ये सारी हैफेड जो है डायरेक्ट उनको सप्लाई करती है। कंज्यूमर गुड्स हैं ये, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट है, सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने में योगदान करता है। तो ये कनेक्ट करता है फार्मर्स को, हैफेड मार्केट से कनेक्ट करता है, मार्केटिंग करता है, कंज्यूमर्स उनके लिए लेके आता है, इम्प्रूव करता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को, उनके प्रोक्योरमेंट को और उनकी वैल्यू एडिशन को, उनके बिजनेस की जो वैल्यू एडिशन है उसको ये बढ़ाता है। नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग कर रहा है, हेल्प एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए है, क्रिएट कर रहा है वैल्यू एडिशन, सपोर्ट कर रहा है फूड प्रोसेसिंग और स्ट्रेंथन कर रहा है रूरल इकोनॉमी को। इसके बाद आता है दोस्तों हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड। तो हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड क्या करेगा, खादी को प्रमोट करेगा, उनके लिए बोर्ड बनाया है। तो ये खादी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखिए, ये किसको, खादी को प्रमोट करेगा, विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेगा, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, जो ग्रामीण जो आपकी उद्यमिता है उसको सपोर्ट करेगा, और एम्प्लॉयमेंट इन हरियाणा, जिससे क्या है ये रोज़गार को बढ़ावा देगा। तो ये देखिए इसमें खादी को प्रमोट, डेवलपमेंट विलेज इंडस्ट्री जनरेट करेगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इनक्रेज करेगा, प्रमोट करेगा ट्रेडिशनल स्किल्स को, इम्प्रूव करेगा रूरल इनकम्स को और सपोर्ट करेगा स्मॉल विलेज बेस्ड इंटरप्राइजेज को। नाउ इम्पोर्टेंस इसकी वही है दोस्तों, ये कंट्रीब्यूट करता है इंक्लूसिव एंड डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आउटसाइड मेजर सिटी। तो ग्रामीण में जो किस तरीके से जो ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं उसका एक इसका ऑब्जेक्टिव है। नाउ मेजर बेनिफिट्स जो है इसके, रूरल एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्किल, जो हमारे धरोहर है उनको प्रिजर्व करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, जो भी बैकवर्ड एरियाज़ उनको डेवलप करने के लिए, और माइग्रेशन जो है, लोग शहर गांव से शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं उसको जो है रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। तो अब इन सारी जो आपने चारों HSIIDC, HFC, हैफेड और HKVIB चारों चीज़ों को देख लिया है। तो इनके आप बेसिक आपको पता होना चाहिए, अगर कुछ एग्ज़ाम में आता है तो आप इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे, ये जो भी फुल फॉर्म है आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। HSIIDC इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर हरियाणा आप आगे लगा लीजिएगा। ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस करता है, हरियाणा इंडस्ट्रियल फाइनेंस, हरियाणा जो है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, खादी, हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ के लिए,
हैफेड जो आपका 1966 में बना था। और हरियाणा खादी जो विकास है, विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो बनाए गए हैं। नाउ चैप्टर नंबर 9 दोस्तों, हरियाणा बजट। बजट किस लिए होता है? जैसे तो हमारा इंडियन गवर्नमेंट बजट भी आता है, बट स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने बजट लेके आते हैं। बजट में आप सीधा सीधा देखेंगे कि जो है कुछ जो है बजट में, सपोज़ मान लीजिए इन्होंने बोला कि हमारा जो है 1000 करोड़ का इस साल का बजट है, सपोज़ हरियाणा ने ऐसा बोला, तो 1000 करोड़ में ये बताएंगे कि क्या क्या योजनाएं जो हैं उसके अंदर कितना कितना खर्चा करेंगे, कहाँ खर्चा करेंगे, कोई डेट है तो उस पर कितना जो लोन है वो पे करेंगे, और जितना डेफिसिट है, जितना पैसा कम पड़ेगा, मान लीजिए आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है, 50 पैसे की आपकी इनकम है, बट आप खर्चा 1 रुपया करने जा रहे हैं, तो वो 50 पैसे कहाँ से आएगा उसके लिए भी वो बताएंगे। और उसी को क्या बोलते हैं हम, आपका जो है बजट डेफिसिट बोलते हैं। तो बजट का घाटा जो है दिखाया जाता है। तो ये सारे टर्म जो है आपको इसमें मिलेंगी। बजट क्या है? बजट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। संविधान में भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके लिखा गया है, बजट शब्द जो है संविधान में नहीं लिखा गया है। सो स्टेट बजट इज ऑल्सो एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट showing the government estimated receipt, income and expenditure of a for a financial year। जो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए लोग क्या करते हैं, उसमें एक बजट बनाते हैं। तो बजट के अंदर हमारा क्या होता है, जो रिसिप्ट होंगी, बेसिकली बैलेंस शीट है आपकी, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमारे कितने खर्चे होने वाले हैं और हम क्या क्या खर्चे करने वाले हैं उसका पूर्वानुमान जो इसमें एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए लगाया जाता है। नौ हरियाणा का जो बजट है, ये जो है गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है एनुअल बजट कहाँ? हरियाणा की विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर जो बजट पे एक जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है किसके लिए, आपकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, रिसोर्सेज एलोकेशन है, डेवलपमेंट है, वेलफेयर है, फिस्कल मैनेजमेंट है, ये सारे मामलों पे जो है ये जो है काम करता है। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ हरियाणा बजट। बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। कैसे प्रमोट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ? थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। जो हमारी मिक्स इकोनॉमी के जो 3 पिलर हैं उसके ऊपर ये काम करेंगे। कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी इसके ऊपर बात करते हैं इसमें। ये कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट करेंगे, कहाँ रोड बनाएंगे, कहाँ इलेक्ट्रिसिटी के जो है नए कहाँ तक पहुँचाएंगे, कितने घरों तक और बिजली पहुँचानी, या इतने वाट और हम बिजली जो है मेगावाट बिजली प्रोडक्शन करेंगे, या कोई न्यू थर्मल प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट जिससे एनर्जी मिल सके। ये सब चीज़ों के ऊपर, वाटर सप्लाई के ऊपर, सिंचाई के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें की जाती हैं इसमें। सोशल वेलफेयर स्कीम में आप देखेंगे कि वो बताएंगे कि हेल्थ के ऊपर हम कितना खर्चा करने वाले हैं, शिक्षा पे कितना, औरतों की सुरक्षा के लिए उनकी जो है वेरियस जो स्कीम है उसमें किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, चिल्ड्रंस के लिए क्या क्या प्लान है उसमें, बुजुर्ग लोग हैं और जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, जो ज़्यादा जो है ज़रूरतमंद कमज़ोर वर्ग है, उनको ये सपोर्ट करेंगे किस तरीके से, उसमें जो स्कीम लेके आएंगे उस स्कीम में कितना कितना ये लोग खर्चा करेंगे। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जो है सपोर्ट करेंगे फार्मर्स को थ्रू इरिगेशन, टेक्नोलॉजी, मार्केट्स, क्रेडिट एंड अदर प्रोग्राम्स। तो कौन से प्रोग्राम में क्या किसानों के लिए कुछ नया आया है, कितना उनका जो लिमिट्स बढ़ाई गई, ये सब चीज़ें जो बजट में की जाती हैं। नाउ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। जो रीजनल क्षेत्रीय जो असमानता है उसको समानता में जो है कैसे रिड्यूस करेंगे, उनको जो समानता बनाएंगे उन जो डिफरेंट रीजन के लिए, उसके लिए क्या क्या स्कीम्स लेके आएंगे। फिर जो है बजटरी पॉलिसी बनती है, बजट की नीतियाँ बनती हैं। उसमें आपकी बजट पॉलिसी रेफ़र करती है गवर्नमेंट के डिसीजंस को रिगार्डिंग टैक्सेशन, किस पे कितना टैक्स लिया जाएगा, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना होगा, कितनी हम उधार लेंगे, बोरोइंग करेंगे, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कितना कितना पैसा जो है एलोकेट होगा, अलग अलग जो योजनाएं हैं, स्कीम है, उनके अंदर कितना कितना पैसा एलोकेट होगा, वो सब चीज़ों का ये
डाटा जो है बजट में बताते हैं। आई होप जो है इस सब चीज़ों में आपको क्लियर हो गया होगा। बजट का मेन रूप यही है। बाकी जो है बजट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर टैक्स रेवेन्यू के ऊपर बात करेंगे आप, तो स्टेट का जो जीएसटी रिलेटेड रेवेन्यू उसका किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सरसाइज जो ड्यूटी कितनी लगाई जाएगी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो लैंड रजिस्ट्रेशन होता है उस पर स्टैम्प ड्यूटी कितना होगा, मोटर व्हीकल टैक्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टैक्सेस ड्यूटीज़ क्या होंगे, फिर लैंड के रेवेन्यूज़ क्या होंगे। ये सब चीज़ों पर टैक्स लगाया जाता है जिससे गवर्नमेंट की क्या होती है, इनकम होती है। तो उस इनकम को ये लोग बताते हैं कि हम इतने से जो चीज़ों से कितना इनकम करेंगे, और बाकी जो भी ग्रांट्स हैं, ट्रांसफ़र हैं, वो सब इसके बारे में ये लोग बताते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करेगी सर्टेन ट्रांसफ़र एंड ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अरेंजमेंट। तो जो सेंट्रल जीएसटी हम CGST जो भरते हैं, तो जीएसटी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, हमें गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट उनको परसेंटेज अलोकेट करती है, 30%, 40%, 50%। तो ये सब चीज़ें जो है टैक्स कलेक्शन जो उस स्टेट से हुआ उससे कितना पैसा उनको रिटर्न करना है, ये गवर्नमेंट उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू इनको करती है। पब्लिक से बोरोइंग क्या क्या लेनी है, कौन से कहाँ से कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बोरोइंग लेंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कितना लेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, मैनेजिंग फिजिकल रिक्वायरमेंट्स कितनी है, वो सब चीज़ों को इसमें बताया जाता है। फिर जो राजकोषीय घाटा है उसको कैसे जो है डिफरेंट सोर्स सेक्टर्स को जो है उसमें उनके लिए प्रबंधन किए जाएंगे, कैसे आपका जो यूटिलाइजेशन है हरियाणा गवर्नमेंट के रेवेन्यू को कैसे किया जाएगा, भाई एजुकेशन में कैसे करना है, स्कूलों पे कितना, कॉलेज पे कितना, यूनिवर्सिटी पे कितना, स्कॉलरशिप कितनी दी जाएगी, ये सब चीज़ें जो है उसमें बताई जाती हैं। आए हुआ आपको आप सब लोगों को जो है आइडिया हो गया है। वैसे ही हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हर चीज़ों पे बताते हैं कि कितना कितना पैसा हम खर्च करने वाले हैं। तो ये था आपका बजट। बजट में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और चैप्टर नंबर 10 हम वैसे ही रखे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, हमने ऑलरेडी सारे जो है टॉपिक आपके कवर कर दिए हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें ओनली MCQs क्वेश्चंस होंगे। जो आपका ये जो सेशन है, जब इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तब आपको जो वो MCQ का जो सेशन रहेगा आपको उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। आई होप थोड़ी बड़ी लंबी क्लास है, थोड़ी बोरिंग होगी, बट जो हरियाणा की जो आपकी इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी हमने जो है टॉपिक वाइज टॉपिक जो है इसमें कवर कर दी है। आई होप आपको अच्छी लगा, जो ये चैप्टर है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी नियर बाय जो हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई होप मिलते हैं, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।